हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और उम्मीद है आपने इस चैप्टर का पहला लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा। बैंकिंग के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। आज बैंकिंग के अगले कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंश्योरेंस को भी कवर करेंगे बिना टेंशन के। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ध्यान से मन लगाकर सुनेंगे, देखेंगे क्या जबरदस्त चीज मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। मजा ही आ जाएगा आज। कांजी लाल मेहता मिलेंगे आज आपको। राइट सर, कौन? अभी बताऊंगा। पहले देखो, बैंकिंग में जो आजकल चलता है वो चलता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि ई बैंकिंग सिस्टम आप बोलते हैं सर। ई बैंकिंग आप आजकल इसी का इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। सबसे पहला बहुत बढ़िया शानदार चीज सर, पहला जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है सर? हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि आप इंटरनेट ई से इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल कर कर आप फंड ट्रांसफर करते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं सर मैं इंटरनेट के थ्रू फंड ट्रांसफर करता हूं, नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ट्रांसफर करता हूं। ठीक है ना? राइट। और आजकल तो गूगल पे वॉलेट भी चल रहे हैं सर। गूगल पे से कर देता हूं मैं सर फोन पे से कर देता हूं, पेटीएम से कर देता हूं। राइट, ये सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में आती हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन पेमेंट करना, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, कोई टैक्स भर रहे हो, इंश्योरेंस भर रहे हो, पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, कुछ भी पे कर रहे हो भैया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हैं तो अब तो फिर से ई फंड ट्रांसफर बोलेंगे खामोश। चलिए भाई और बहनों, बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। एटीएम। तुम जानते ही हो एटीएम क्या होता है ना? कार्ड होता है छोटा सा, स्वाइप करते हैं, पैसे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन पैसे उतने ही निकलेंगे जितने आपके बैंक के खाते में होंगे। पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पिन नंबर 4 डिजिट का आपको मिलता है और 24 घंटे आपको सुविधा उपलब्ध है। कभी भी एटीएम से जाके पैसे निकाल सकते हैं। बच्चों वाली बात है सर, क्यों पढ़ा रहे हैं सर? अगला आता है सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड समझ चुके हो आप सर। डेबिट कार्ड आपके पास है, मेरे पास भी है, और क्रेडिट कार्ड भी है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है जितने आपके बैंक के सेविंग के खाते में है, सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं, सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं उतना पैसा आप बैंक से या एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, राइट। इमीडिएट पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ऑन शॉपिंग करते टाइम पे या है ना कोई भी खरीदारी करते टाइम पे। क्रेडिट कार्ड में एक और फायदा होता है। मान लो मेरे खाते में 1 लाख रुपए हैं, तो बैंक मेरी लिमिट सेट कर देगा। मेरी लिमिट है कि मैं बैंक से 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए की शॉपिंग या पेमेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल किसकी तरह है? करंट अकाउंट की तरह है। तो उसे हम क्रेडिट कार्ड बोल देते हैं आम आदमी की भाषा में। तो लिमिट कितनी है? 5 लाख। 1 लाख होते हुए भी मैं 5 लाख की शॉपिंग या 5 लाख की पेमेंट करूंगा। क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ मुझे वो पैसे पे करने पड़ेंगे। एक तरीके से एक ऐसा कार्ड जो मुझे बैंक से उधार लेने में सहायता करता है बिना बैंक की ऑन द स्पॉट परमिशन। क्रेडिट कार्ड पहले से इश्यू, तो मुझे परमिशन मिल चुकी है। ओवरड्राफ्ट, मैंने कहा ना कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टाइप ही होता है, जिसमें कार्ड होल्डर जिसके पास है वो गुड्स सर्विस कुछ भी चीज खरीद सकता है, इवन उसके खाते में उतने पैसे ना हो। तो आप खाते में 1 लाख पड़े तब भी आप 5 लाख की शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आपके बैंक ने आपकी लिमिट बना रखी है तो उम्मीद है बात आपको सर समझ में आ चुकी होगी। फिर आता है सर टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग फोन पे मतलब कॉल करके, है ना? कभी ले लो सर फोन पे वॉलेट। तो टेली बैंकिंग पुराने जमाने में चलती थी, अब इसका इतना इस्तेमाल होता नहीं है। कस्टमर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन, बैलेंस ऑफ द अकाउंट इंफॉर्मेशन क्या होता है ना, टेलीफोन पे मिल जाता है। यानी कि आप एक टोल फ्री नंबर, आज भी होता है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं, टोल फ्री नंबर आपको दिया जाएगा 1800 करके कुछ इस तरीके से। आप इस पे कॉल मिलाएंगे, ठीक है? सामने एक आंटी जी बोलेंगे कंप्यूटर में, अपने बैंक की जानकारी के लिए, बैलेंस की जानकारी कृपया 2 दबाएं। राइट। और अगर आपको लास्ट ट्रांजेक्शन की जानकारी चाहिए तो कृपया 3 दबाएं। ऐसे करके वो बोलेंगे। तो आप अपना अकाउंट नंबर डाल के 2 प्रेस कर दीजिए तो आपको पता लगेगा आपके खाते में कितना बैलेंस है। 3 प्रेस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लास्ट ट्रांजेक्शन कितने रुपए की थी, 10,000 की, 20,000 की, 15,000 की। सारी बातें आप फोन पे ही पूछ सकते हैं।
क्या कर कर, टेली बैंक का इस्तेमाल कर कर। फिर आता है सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम, इसे बोलते हैं सीबीएस। ये बहुत मजेदार चीज है जो आजकल हर बैंक में होती है और बहुत ही खुशी की बात है, सिस्टम है। सीबीएस का मतलब देखो क्या होता है भैया, मेरा जो खाता है ना, मेरा खाता है गायबाद में, गाजियाबाद में ना, राइट, मान लो मेरा खाता गाजियाबाद के एचडीएफसी बैंक में। ठीक है। अब मुझे, मैं भैया पहुंचा मुंबई। मुंबई में मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, एटीएम नहीं है, तो मैं मुंबई के एचडीएफसी बैंक में जाऊंगा, अपनी चेकबुक कौन सी, गाजियाबाद से जो इशू हुई है वो लेकर वहां पे चेकबुक भरूंगा और वहां से मुंबई से पैसे मैं निकाल सकता हूं। मुंबई से पैसे निकालूंगा, ऑटोमेटिकली मुंबई से पैसे निकलेंगे, वो गाजियाबाद को नोटिस भेज देंगे और गाजियाबाद के मेरे खाते से वो पैसे डिडक्ट कर दिए जाएंगे। यानी आपका अकाउंट किसी भी ब्रांच में हो, देश के किसी भी कोने में हो, आप उस अकाउंट से सेम बैंक में देश के किसी भी कोने में जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम या सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज बिलिंग सॉल्यूशन। यही कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी बोला जाता है। यानी अब ग्राहक को, यानी क्लाइंट को बैंक के उसी ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं है जहां उसका खाता खुला है, वो इंडिया के किसी भी बैंक में जाकर पैसे विड्रॉ कर सकता है। बैंकिंग अपने आप देख लेगा आपस में कैसे काम करना है, राइट। This system is opening bank account on one branch which is CBS specially can operate the same account in all CBS branch। जितनी भी अब प्रैक्टिकली सारी ब्रांच CBS हो चुकी हैं। It is immaterial with which branch of the bank customer deal and when she is CBS branch customer। किस बैंक से आप डील करते हैं, किस बैंक में आपका खाता है, मुद्दे की बात नहीं है। मेरा खाता गाजियाबाद में, मुंबई, कन्याकुमारी, कश्मीर, कहीं से भी जाके पैसे निकाल सकता हूँ, गाना गाते हुए कश्मीर तू कन्याकुमारी। अगली बात जो बहुत बच्चों को, ठीक है, कंफ्यूज करती है, राइट, दो टर्म चलती है सर, एनईएफटी और आरटीजीएस, जो आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे। एक एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और एक आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ध्यान से समझेंगे इन दोनों में फर्क क्या है। पहले मैं डिफरेंस बता देता हूं, बाकी फिर बच्चों वाली बात रह जाएंगी। सबसे पहली बात, मिनिमम अमाउंट जो है, अगर मैं एनईएफटी करता हूं तो ₹1 मिनिमम आप एनईएफटी से भेज सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ₹1 भेजना चाहूं तो मैं एनईएफटी कर सकता हूं, राइट। लेकिन अगर मुझे आरटीजीएस करना है तो मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस में 2 लाख होता है। यानी आरटीजीएस एक तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए है, जहां वो एक दिन में 2-2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, राइट। दूसरी बात, पहली बात तो समझा कि पहली बात तो ये, फिर दूसरी बात समझे, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर, पेमेंट कब होती है? पेमेंट एनईएफटी में होती है आधे आधे घंटे के दौर में। यानी मैं अभी पेमेंट अगर करूंगा, मान लो दिन में 12 बज रहे तो 12:30 बजे आपके पास पहुंचेगी। आरटीजीएस का काम ही क्या है, रियल टाइम, यानी कि नो इफ नो बट फैसला ऑन द स्पॉट। यानी मैंने 12 बजे आपको पेमेंट करी तो 12 बज के अगले ही सेकंड में आपके पास 12 बजे ही पेमेंट पहुंचेगी। यहां मैं 12 बजे आपको पेमेंट करूंगा तो आपके पास पहुंचेगी 12:30 बजे, आधे आधे घंटे के स्लॉट में चलता है, ठीक है ना। और साथ के साथ तीसरी बात, ये दिन में ही हो सकता है, नाइट में नहीं हो सकता, ये भी दिन में ही हो सकता है, नाइट में नहीं हो सकता। यानी कि आप इसके बैंकिंग टाइमिंग, जैसे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इसके टाइमिंग इस तरीके से डिसाइड होते हैं। दोनों के टाइमिंग लगभग सिमिलर ही होते हैं। पढ़ के देख लेते हैं सर, अब तो बात समझ में आ गई। बेसिक फर्क यही है, ₹1 मिनिमम, यहाँ 2 लाख, यहाँ आधे आधे घंटे के स्लॉट में जाएंगे आप, यहाँ ऑन द फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। तो देखो, नेशनल वाइड सिस्टम है, फर्म कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करती है, कोई किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, किसी बैंक में, किसी ब्रांच में, कहीं भी अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। बैचेस में होता है, आधे आधे घंटे के बैचेस में होता है। सेटलमेंट टेक प्लेस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट विल टेक प्लेस 6 टाइम्स अ डे ड्यूरिंग अ वीकडे। वीकडे में काम होगा, ठीक है, 9:30 से 10:30, फिर 12, फिर 1, फिर इस तरीके से बैंक आपको टाइम बता देगा, भाई आपकी एनईएफटी इस टाइम चलेगी। सैटरडे को क्योंकि है ना 12 बजे तक का ही टाइम दिया जाता है एनईएफटी के लिए। सर समझ चुके हैं, ठीक है ना। फिर बात आती है सर फिर बात आती है आरटीजीएस में क्या होता है।
वन बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम ऑन द स्पॉट ही पैसा पहुंच जाता है। मींस ट्रांजैक्शन आर सेटल एज सुन एज द प्रोसेस, जैसे ही आपने बटन क्लिक किया सीधा बिना किसी वेटिंग पीरियड के सामने वाले के खाते में। ग्रॉस सेटलमेंट मींस द ट्रांजैक्शन इज सेटल वन बेसिस विदाउट बंचिंग द नेटिंग विदाउट अदर ट्रांजैक्शन, यानी कि उसमें कोई पैसा ऐसा नहीं कटता कि मैं आपको आरटीजीएस करूंगा 2 लाख की तो आपके पास पहुंचेंगे 1,99,000, नहीं नहीं, ये फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम है बैंकिंग चैनल का, राइट। और साथ के साथ टाइमिंग भी इसकी लिखी है। टाइमिंग आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी याद करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 से 3 वीकडेज पर और 9 से 12 सिर्फ सैटरडे पर, संडे छुट्टी होती है, राइट। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी। बेसिक डिफरेंस आपका यही है कि आरटीजीएस, ठीक है, रियल टाइम है, ऑन द स्पॉट चला जाता है। एनईएफटी आपके बैचेस में चलती हैं, यानी कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर बैंक आपके पर्चे को एनईएफटी को रख लेगा और ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अगला टॉपिक सर बहुत ही शानदार, आज का मजा आ जाएगा। इंश्योरेंस समझाऊंगा आपको, फिर आप है ना याद भी कर पाएंगे। इंश्योरेंस जो है, अगर आपने कुछ सालों पहले पिक्चर देखी हो, ओ माय गॉड, ठीक है ना, कांजीलाल मेहता अक्षय कुमार की पिक्चर थी दोस्तों। पूरा का पूरा पिक्चर का खेल ही किस पे था, इस शब्द पे था, सिर्फ और सिर्फ इस शब्द पर, भैया इंश्योरेंस कब मिलेगा, ठीक है। कांजीलाल मेहता जी की दुकान पे बिजली गिर गई थी, है ना, यानी उनकी दुकान टूट गई थी भूकंप से, तो उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड है ये वो, याद आ गया आपको, ठीक है ना, नहीं देखी तो देख लेना। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझाया उसमें। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। पहले इंश्योरेंस क्या होता है, देखो 2 लोग हैं, एक मैं हूं और एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो पहले समझेंगे क्या होगा, सुनना ध्यान से, आपको मैं समझाता हूं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ी सी जगह बनाता हूं, राइट। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो बंदा इंश्योरेंस कराता है, ठीक है, राइट, जैसे कि मैंने भैया इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस सुना ना, जैसे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, अब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया ओरिएंटल इंश्योरेंस से, तो मुझे क्या नाम दिया जाएगा, इस प्यार को क्या नाम दें, तो मेरा नाम पता है क्या होगा, इंश्योर्ड, ठीक है जी। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो मेरा इंश्योरेंस कर रही है, उसका नाम होगा इंश्योरर, क्या नाम होगा, इंश्योरर, राइट। इंश्योरर कंपनी जो है, सुनना ध्यान से, इंश्योरर कंपनी जो है उसने क्या किया, उसने मुझे एक वादा दिया, वादा, ठीक है ना। और आपको बताइए जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, क्या वादा किया, इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में यही बात याद रहे और लिखो। उसने, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला सर आई विल मेक योर लॉस एज गुड, मैं आपके लॉस को, है ना, गुड यानी कि कंपनसेट कर दूंगा, आपके लॉस की भरपाई कर दूंगा, भरपाई, ठीक है। आपका इतना भी लॉस हुआ, अब जैसे मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराते टाइम पे हर साल प्रीमियम दिया, जैसे आपको सच बताऊं तो मेरा जो प्रीमियम जाता है हेल्थ इंश्योरेंस 15,000 जाता है। किस वजह से जाता है, बाई चांस अगर मैं बीमार हो गया या मेरे परिवार में से, मैंने पूरी फैमिली करा रखा है, कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, हॉस्पिटल का बिल भरेगा इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, राइट। तो हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी देगी, जैसे आप टीवी में देखते हैं ऐड आते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल का बिल देखते ही जमा हॉस्पिटल में जैसे आप जाते हैं तो बिल की लंबी कतार लग जाती है, तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से कराएं, महंगा नहीं है, ऐसे बोलता है ना वो, है कि नहीं बात, तो वही वाली बात है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल का बिल पे करेगी, बस आप हर साल क्या करते हैं, प्रीमियम देते रहे। हॉस्पिटल के बिल की लिमिट होती है, जैसे मेरा 8 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का, इसके हिसाब से। तो देखो मुद्दे की बात क्या है, मुझे क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड, ये टर्म यूज करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलेंगे, इंश्योरर, जो मेरे लॉस की भरपाई करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है सर किसका, इंश्योरेंस का। तो देखो यही बात लिखी है, इंश्योरेंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है
वेयर इंश्योरर यानी इंश्योर्ड कंपनी, जैसे मैंने बताया ओरिएंटल, एग्रीड इन रिटर्न कंसिडरेशन प्रीमियम, जैसे मैं कितना प्रीमियम देता हूं 15,000, एग्रीड सम ऑफ मनी अदर पार्टी, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कौन हुआ मैं, कि भैया मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूंगा अगर कोई इंजरी हुई या जिस चीज का इंश्योरेंस कराया उसमें कोई हानि हुई तो। फायर इंश्योरेंस कराया तो आग लग गई तो लॉस की भरपाई होगी, हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ की, लाइफ इंश्योरेंस में मरने के बाद है ना घर वालों को पैसे मिलेंगे। अब बात आती है सर ये जो इंश्योरेंस है उसके 5 रूल्स है, उसूल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, उसूल, ठीक है ना। जैसे बच्चन साहब की पिक्चर है ना मोहब्बत है, राइट, वो यहाँ के उसूल, परंपरा, अनुशासन, ये एक गुरुकुल की प्रतिष्ठा है और पहचान है। और बच्चन साहब की तरह, ठीक है, दीवार पिक्चर बच्चन साहब की तरह, उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, पहले उस आदमी के साइन लेकर जिसने मेरे हाथ में लेकर मेरे बाप चोर है, क्या करना तुम्हारे उसूल का, तुम्हारे आदर्श का। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है भाई, माँ है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं उसूल, यानी प्रिंसिपल, तुम्हारे उसूल और तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे आदर्श। ऐसे ऐसे ही इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, उसूल और आदर्श होते हैं जो हमें समझने हैं, ठीक है। पहला देखो, सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर है, 5 प्रिंसिपल हैं जो हम ध्यान से समझने वाले हैं। पहला सर, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, समझाऊंगा ये करके, चिंता मत करो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आपका उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, स्वार्थ छुपा होना चाहिए। आपका लॉस है तो आपको लगे कि मुझे भरपाई होनी चाहिए। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है भरपाई, कि इंश्योरेंस वाले आपकी भरपाई करें। प्रॉक्सिमिटी कॉज, ठीक है, बताऊंगा क्या होता है। और मिटिगेशन, मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, बहुत ध्यान से, मजा ही आने वाला है इस टॉपिक में, राइट। तो देखो सबसे पहला क्या है सर, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सर प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब क्या होता है, भरोसा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, क्या करती है आपके ऊपर, भरोसा करती है। किस चीज का भरोसा करती है, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है और आपने अपनी एक एक बात बताई है, ठीक है, कंपनी को कोई बात छुपाई नहीं, ये आपके ऊपर गुड फेथ यानी भरोसा है। अब देखो एक केस क्या है, सुनना ध्यान से। एक अंकल जी थे, उन्होंने इंश्योरेंस कराया, लिखो एग्जाम्पल, साथ साथ लिखते जाना, है ना। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने इंश्योरेंस करा लिया और उन्होंने ये बात छुपा ली कि भैया उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। बाद में भैया निकल लिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे भरेगी क्या, नहीं, क्योंकि उन्होंने ये बात छुपा ली। अगर ये बात वो बताते तो शायद इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती। तो ये है गुड फेथ, कि आपने हर एक ऐसी बात बताई होगी जो आपको बतानी जरूरी है, अगर आपने छुपा लिया, ठीक है। और एक बात देखो, अगर वे किसी पर्सन को बीमारी है, बूढ़ा है, वो उसे बताया भैया अब तो डॉक्टर ने कह दिया आपके पास 1 साल का वक्त है, तो 1 साल के वक्त में मैं क्या करूंगा, अपने घर वालों को भी रुलाने के लाइफ इंश्योरेंस करा लूंगा 100 करोड़ का, है कि नहीं। बात क्या छुपा के, कि मेरी जिंदगी कम है, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी पैसे की भरपाई नहीं करेगी। कोर्ट का ये ऑर्डर आया, डिसीजन आया कि भाई आप पैसे ना दें, क्योंकि आपकी ये खतरनाक बात जो आपको बतानी थी आपने छुपाई। तो वही एग्जांपल लिखो ना, देखो, इफ पर्सन, साथ साथ लिखते हैं ना स्क्रीन पे देखकर, टेक लाइफ इंश्योरेंस LIC बाय हाइडिंग दैट ही इज हार्ट पेशेंट, he is heart patient and later on he died, और वो भैया बाद में अल्लाह को प्यारे हो गए, तो भैया इंश्योरेंस वाले क्या कह रहे हैं, इंश्योरेंस वाले ये तो भैया गंदी बात है, बेमानी है हमारे साथ, बहुत गंदी बात करिए, शायद कपूर का नाश्ते में गंदी बात, गंदी 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 बात, भैया गंदी बात है। कोर्ट ने भी यही बोला, कोर्ट ने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट पे, या इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज, मना कर सकती है, कैन रिफ्यूज, कैन नॉट पे, या रिफ्यूज टू, चलो ऐसे लिख दो, इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन बिकॉज, या एज मेन फैक्ट वॉज
हिडन। मुद्दे की बात तो भैया तुमने छुपा ली। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। समझ गए सर, मजा ही आ गया। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है आपके उस इंश्योरेंस में रुचि है, इंटरेस्ट है आपका, कुछ स्वार्थ है आपका। कि जैसे कांजीलाल मेहता सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उनका क्या इंटरेस्ट छुपा हुआ है कि भैया मेरी अगर दुकान गिर भी गई तो पैसा इंश्योरेंस से मिलेगा, ये बहुत बढ़िया बात है। राइट, तो पहले एग्जांपल लिखवा देता हूँ, उम्मीद है तो लिख लिया होगा। पहले एग्जांपल लिखवा देता हूँ, फिर इसको रीड कर लेंगे, आप समझ जाएंगे बात। एग्जांपल लिखो दोस्तों साथ के साथ। किस चीज के एग्जांपल है सर? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। इन केस ऑफ फायर, इस कांजी मेहता के साथ मान लो उनकी दुकान में आग लग गई, है ना। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इंश्योर्ड, ठीक है। फायर इंश्योरेंस इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कौन? जिसने इंश्योरेंस कराया है। तो ये टर्म जरूर याद रखना, इंश्योर्ड मतलब कांजीलाल मेहता, है ना। चलो लिख देता हूं कांजी, कांजी भाई, ठीक है ना। इंश्योर्ड मस्ट सफर, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्यों कि मुझे पैसा मिलेगा, वो क्यों भागा दौड़ी कर रहा है? क्योंकि उसने क्या सफर किया है? मस्ट सफर, भुगता है लॉस, ठीक है ना। टू प्रूव इंटरेस्ट, उसे इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मुझे लॉस हुआ है। राइट, और वो उसी दुकान का क्या है? एंड ही इज ओनर, वो उसी दुकान का ओनर भी है। यानी कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, हाँ जी लॉस हुआ है, दुकान में आग लगी है, दुकान गिरी है। अगर आप ये लॉस प्रूफ नहीं कर पाए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। तो ताकि इंश्योरेंस कंपनी को बेकार में लूटा ना जा सके, अगला प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा आपको लॉस हुआ है। मस्ट हैव इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योर लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस विल हैव टू इनकर लॉस, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसे आपको लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, जिसका आपने इंश्योरेंस कराया उस प्रॉपर्टी को लॉस और डैमेज हुआ है, ठीक है। जैसे कि भैया हम इंश्योरेंस कराएंगे, बिजनेस में इंश्योरेंस कराएगा तो अपने घर का कराएगा, स्टॉक का कराएगा, लाइफ का कराएगा, तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा हाँ जी स्टॉक में आग लगी है, बिल्डिंग में आग लगी है। राइट, समझ गए सर बात, मजा आ गया। अगला देखो इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का हिंदी मतलब होता है भरपाई, ठीक है जी। क्या मतलब हुआ सर? भरपाई। तो इसका प्रिंसिपल पता क्या बोलता है? भरपाई का प्रिंसिपल ये कहता है, मान लो भाई अगर कांजीलाल मेहता की दुकान में आग लगी तो उन्होंने बोला मेरा 20 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है ना। पता लगा जब आके चेक किया जितनी भी बिल्डिंग का नुकसान हुआ, ये हुआ, जितनी मूर्तियां जली, खराब हुई, टूटी, वो खराब हुई मात्र 15 लाख की। तो इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख रुपए देगी, 20 लाख नहीं देगी। या अगर 20 लाख का है तो 20 ही मिलेंगे, 25 नहीं मिलेंगे। यानी आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इंश्योरेंस से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। तो इंडेमनिटी का मतलब हुआ आप इंश्योरेंस कंपनी से अपने लॉस की भरपाई करेंगे, लॉस की भरपाई करें बस, ठीक है ना। प्रॉफिट नहीं कमा सकते, प्रॉफिट नहीं कमाना, लॉस की भरपाई कर लो। राइट, अब अगर लॉस हुआ है 10 लाख का तो 10 लाख रुपए ले लो, 15 का तो 15 लाख ले लो, लेकिन अगर लॉस 10 लाख का 15 लाख का तो 20 लाख रुपए लेकर 5 लाख का प्रॉफिट नहीं कमा सकते। यानी इंश्योरेंस कभी प्रॉफिट नहीं देता, वो आपका नुकसान है वही रिकवर करता है बस, ठीक है जी बात। तो देखो ये लिखेंगे, अब ये कोई बंदा बीमार हो गया, हॉस्पिटल का बिल आया मान लो 5 लाख रुपए, तो इंश्योरेंस कंपनी 5.5 थोड़ी दे देगी, 5 और उससे कम ही देती है। ये कवर नहीं है जी, वो कवर नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप बीमार हो गए। तो वही बात लिख के देखो क्या लिखेंगे, साथ साथ लिखो एग्जाम्पल, इफ person insured his building for rupees 10 lakh, कांजीलाल मेहता जी की तरह, ड्यू टू फायर, आग लग गई आग, he suffered, ड्यू टू फायर he suffered लॉस ऑफ 4 लाख रुपीज। तो बताओ उसे कंपनी से कितने मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से? देन देन कंपनी विल गिव ओनली 4 लाख रुपीज, नॉट टोटल 10 लाख। 4 लाख मिलेंगे, 10 लाख नहीं मिलेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी सर। क्या कहता है क्या कहता है इंडेमनिटी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है रिलेट करना। राइट, अब पहले एग्जाम्पल देखो, है ना, उसके बाद सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी।
भैया एक अंकल जी ने मैरिन इंश्योरेंस कराया, राइट, यानी इफ अ पर्सन, साथ साथ लिखते जाओ, इफ अ पर्सन टेक मैरिन इंश्योरेंस, मैरिन समझते हो शिप, और मैरिन इंश्योरेंस होता है कि भैया जो जहाज है आपका, यानी टाइटैनिक, वो डूबे ना, ठीक है ना, राइट, और अगर वो डूब गया तो उसके साथ जो भी मेरा नुकसान हुआ है सामान का, उसकी भरपाई मैरिन इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो पर्सन ने क्या किया, मैरिन इंश्योरेंस किया, और भैया क्या चढ़ा दिया कंपनी में, राइट, शिप पर, शिप पर लोड कर दिए, लोड ऑन शिप राइस बैग, यानी मैंने चावलों के बैग चढ़ा दिए, ठीक है, समझे ना बात। इन अ वे, रास्ते में क्या हुआ, राइट, राइस बैग स्पॉइल्ड बाय, खराब कर दिए किसने, चूहों ने, चूहे बहुत हैं भैया, टाइटैनिक शिप में भी बहुत चूहे थे भैया ना, देखिए आपने ना, राइट, तो कंपनसेशन मिलेगा, बताओ कंपनसेशन मिलेगा, बताना सर, बिल्कुल मिलेगा, लगा लो कांटे, ना मुन्ना, ना ना मुन्ना, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, नो कंपनसेशन विल बी गिवन, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। रीजन, मैरिन इंश्योरेंस किससे रिलेट करता है, मैरिन इंश्योरेंस प्रॉक्सिमिटी करता है किससे, डूबने से, यानी कि संक शिप डूबने से इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ चूहे खा गए तो भैया कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, तो क्या लिखोगे, गिवन, नॉट टू बी गिवन एज मैरिन इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस कवर द लॉस ड्यू टू सी डैमेजेस ओनली, यानी कि डूबने वगैरह से, सी डैमेजेस ओनली, चूहे हुए के काटने के लिए नहीं, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी कॉज। बट इफ लॉस आर इनकर्ड ड्यू टू रीजन ऑफ मेंशन द इंश्योरेंस पॉलिसी, देन प्रॉक्सिमिटी कॉज और नियरेस्ट कॉज इज फॉलोड। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी सर, मजा ही आ गया। अगला देखो, अगली बात लिखी है सर, सब्रोगेशन, सब्रोगेशन, सर सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, पहले पहले मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं और फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के बाद आप समझ जाओगे सर सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जब तक आप रीड कर सकते हैं सब्रोगेशन में क्या लिखा है, राइट। अब देखो, लिखो साथ साथ एग्जाम्पल, ठीक है सर, क्या एग्जाम्पल लिखना है, लिख तो दो नलायको, राइट, लिखो, इफ अ पर्सन, राइट, गॉट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, मान लो कांजीलाल मेहता को इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा मिल गया, लेकिन उनकी जो दुकान गिरी और उसमें जो टूटी फूटी मूर्तियां थी, है ना, राइट, जो भी टूटी फूटी मूर्ति थी दुकान के गिरने से, तो वो मूर्तियां कांजीलाल जी मेहता रख लेंगे, वो कहेंगे भैया देखो टूटी हुई मैं तो रख लेता हूँ, या ये जो स्क्रैप पड़ा है, जो भी बिल्डिंग का स्क्रैप है, ईंटें वगैरह, क्या वो कांजीलाल मेहता रखेंगे, ना मुन्ना ना। अगर कांजीलाल मेहता को सारे के सारे इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, 15 लाख 20 लाख रुपए, तो वो स्क्रैप और टूटी हुई मूर्ति इंश्योरेंस कंपनी की मानी जाएंगी और इंश्योरेंस कंपनी अपने घर ले जा सकती है। तो फिर पर्सन गॉट कंपनसेशन फ्रॉम कंपनी, इसे बोलते हैं सब्रोगेशन, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट सच पर्सन, यानी कांजीलाल मेहता, सोल्ड, ठीक है ना, सोल्ड द स्क्रैप, जो भी उनका जला हुआ माल था, टूटी हुई मूर्ति थी, वो बेच के कुछ पैसे कमा लिए, देन सच सेल प्राइस, जो सेल प्राइस है, सच सेल प्राइस इज गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी, वो सेल प्राइस किसको चला जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को चला जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि सब्रोगेशन क्या होता है, राइट। ये लिखिए, बदन ऑल राइट्स, जितने भी उस टूटे फूटे माल और मूर्ति और स्क्रैप से रिलेटेड जितने भी राइट हैं वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी बात। अब देखते हैं अगला टॉपिक, बहुत ही मजेदार, कंट्रीब्यूशन। सर ये क्या चक्कर है, पहले एग्जांपल देखो, बात समझ में आ जाएगी। मान लो एक बंदा है, उसने मजे ले लिए, उसने एक ही कार के 2 इंश्योरेंस करा दिए, ठीक है ना, यानी लिखो इफ अ पर्सन, ये एग्जाम में भी लिखने हैं,
इफ अ पर्सन, ठीक है, गॉट कार इंश्योरेंस फ्रॉम टू इंश्योरेंस कंपनी। कैसे सर? मान लो भैया HDFC इंश्योरेंस है, HDFC इंश्योरेंस से तो उसने करा लिया 1 लाख का इंश्योरेंस, और ओरिएंटल इंश्योरेंस से, ओरिएंटल इंश्योरेंस से करा लिया उसने 50,000 का इंश्योरेंस। तो कार के उसने 2 जगह से इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है जी, मजा ही आ गया सर। राइट, फिर उसकी कार डैमेज हो गई। इन केस ऑफ डैमेज, जब भैया डैमेज हुआ तो पता लगा डैमेज अमाउंट था कितना ले सर, मान लो चलो डैमेज अमाउंट था 75,000, राइट, उसकी डैमेज हुआ 75,000, 75,000 का इंश्योरेंस क्लेम बना, तो 75,000 रुपए HDFC से ले या मुन्ना 75,000 रुपए ओरिएंटल से ले, बताओ। तो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल बोलता है भैया HDFC से भी नहीं लेना सारा और ओरिएंटल से भी नहीं लेना, दोनों के रेशियो में बांट दो। अगर दोनों का रेशियो आप देखो तो रेशियो कितना है दोनों का, 1 लाख और 50,000, यानी रेशियो बैठा सर ये कितना बैठा ना लायक हो, 2:1, 2:1 का रेशियो बैठा। तो भैया 2:1 के रेशियो में बांट दिया जाए तो पता है आंसर क्या आएगा, समझना ध्यान से ना लायक हो। आंसर होगा कि मैं 75,000 को 2:1 में बांट दूंगा और इंश्योरेंस कंपनी को बता दूंगा भाई साहब HDFC तुम्हें इतना देना है और तुम्हें इतना देना है। तो आंसर आएगा 75,000 इंटू HDFC का 2/3, तो ये जो अमाउंट आएगा ये तो भैया HDFC भरेगा। और दूसरा आंसर आएगा 75,000 इंटू उसका 1 है तो 1/3, ये कौन देगा, ये देगा सर ओरिएंटल। तो इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। जितने का इंश्योरेंस है उनके रेशियो में बांटकर आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। Person take more than one insurance company, then same risk insurer will contribute the amount in the proportion of insure। जितना इंश्योरेंस कराया उसके प्रोपोर्शन में बांटने से, हमारे एग्जांपल में 2:1, तो सेम एग्जांपल आपको लिखकर आना है, ठीक है ना, राइट। बिकॉज इट हैज नो राइट टू रिकवर मोर देन फुल अमाउंट, क्योंकि आप एक ही से सारा पैसा नहीं ले सकते। और भैया आखिरी बात सुनो ध्यान से, अगर किसी की कंपनी में आग लग गई तो भैया वो क्या कह रहा है, सर्दी बहुत हो रही है भैया, आग लग रही है, चलो भैया हाथ ताप लेते हैं, समझ रहे हो ना मुन्ना ना। आपको ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया आग लग गई है तो मैंने उस आग को बुझाने में पूरी जी जान से कोशिश करी, आग को बुझाने में जी जान से कोशिश करी है। यानी आपने उसको बुलाया फायर ब्रिगेड को, तो आग बुझाने के लिए वो आई, आपने लोगों का पानी भर भर के डालो भाई, बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे हो, तुम मुंह में भर भर के पानी डाल रहे हो, इतना जान लगा दिया आपने यहाँ। इसे बोलते हैं मिटिगेशन। यानी आपको इंश्योरेंस कंपनी से अगर पैसा लोगे तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी मैंने पूरी जी जान से कोशिश की थी आग बुझाने की। देखो यही लिखेंगे मिटिगेशन का एग्जाम्पल। इफ पर्सन, साथ साथ लिखते जाना, टेक्स फायर इंश्योरेंस, इफ पर्सन टेक्स फायर इंश्योरेंस and when fire broke out, ठीक है, when fire broke out then he should, समझ रहे हो बात को, then he should take steps to minimize the loss rather than watching fire, कि भैया आग को देख रहा है हाथ टेप रहा है, क्यों, rather than watching fire cause, यानी कि because he will get, कि भैया आग को देख रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, because he will get insurance, उसे तो इंश्योरेंस मिल ही जाएगा। ठीक है, खाली ये उसे प्रूफ नहीं करना, राइट, उसे ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने आग बुझाने के लिए जी जान से मुंह में भर भर के पानी फेंका था, राइट। चल मैंने बात दैट इज, यानी कि प्रिंसिपल क्या बोलता है मिटिगेशन, ये बोलता है इंश्योर्ड बिल्डिंग, भैया जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया है, इंश्योर बिल्डिंग मेरी भी जिम्मेदारी है, यानी कि अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है, राइट। उम्मीद है बात आपको समझ में
आ चुकी होगी दोस्तों कि हमें किस तरीके से इन पांचों सातों बातों को एक साथ देखना है, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। अब बच्चों की अंतरात्मा से आवाज आ रही है, सर 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 ये बात तो समझ में आ गई, एक बात और बता दो सर, इन सबको याद कैसे करेंगे। तो भाइयों और बहनों दिल थाम के बैठिए, आपके लिए मैं लाया हूं बहुत ही शानदार जानदार कोड। तो सारे के सारे इंश्योरेंस का है ना, एक बहुत ही सिंपल सा शानदार सा कोड मैं आपके लिए लाया हूं। देखो जितने भी प्रिंसिपल है सबके एग्जाम्पल एग्जाम में लिखने हैं, और केस स्टडी अगर आएगी तो वो भी एग्जाम्पल से ही बनेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं ध्यान से, कोड क्या है सर? कोड है हमारा फ्लिपकार्ट को जानते हो ना, फ्लिपकार्ट है कि नहीं बात? बस तो कोड भी यही है हमारा। भैया पता क्या होता है, आजकल तो आप इंश्योरेंस फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, राइट? तो मैंने अपना एक नया इंश्योरेंस लिया है, पता है किससे? फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट से फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ भाई और बहनों, अब आप फ्लिपकार्ट से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। एफ से गुड फेथ, ठीक है जी बात। एल से तो क्या बनेगा? लॉस मिटिगेट, लॉस मिटिगेट, ठीक है, ये वाला पॉइंट नंबर 7 मिटिगेशन, राइट? समझ गए सर, मजा ही आ गया। आई से क्या बनेगा? फ्लिपकार्ट के आई से इंडेमनिटी, ठीक है ना, राइट, यानी कि लॉस की भरपाई। पी से क्या बनेगा? प्रोक्सिमा, यानी कि प्रोक्सीमेट कॉस्ट, पॉइंट नंबर 4, प्रोक्सीमेट कॉस्ट, मजा आएगा सर। फ्लिपकार्ट कार्ड किसी से क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन, क्या बनेगा सर? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वो जो मैंने आपको एचडीएफसी का और ओरिएंटल का एग्जांपल दिया। एस से रेशियो वाला है ना, एस से क्या बनेगा सर? सबरोगेशन, पॉइंट नंबर 5। भैया जितनी भी है ना स्क्रैप होगा वो इंश्योरेंस का हो जाएगा, सबरोगेशन, ठीक है। और इंटरेस्ट, इंश्योरेंस के आई से क्या बनेगा? इंटरेस्ट, यानी तुम्हें अपनी रुचि इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और एक और मजेदार बात, इंश्योरेंस का तो कोड है, इंश्योरेंस का कोड भी है। यानी क्या बात याद रखेंगे दोस्तों, दिल थाम के याद करेंगे इस शानदार जानदार कोड को। इंश्योरेंस से क्वेश्चन आएगा, सीधा याद रखना, मैम को भी सर को बता देना अपने स्कूल के कि भैया मैंने अपना इंश्योरेंस फ्लिपकार्ट से कराया है। सिंपल सी बात है, फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस, फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस, ठीक है सर, मजा ही आ गया। अब देखो बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, राइट। अगला टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, तो प्रिंसिपल के बाद आते हैं कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। आप जानते ही हैं, बताने वाली कोई बात है ही नहीं, बहुत ही टुच्ची मुच्ची बात है। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस, घर हर घर की कहानी, ठीक है ना, कहानी घर घर की, लाइफ इंश्योरेंस, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसे आप हिंदी में बोलते हैं जीवन बीमा, ठीक है, जीवन, राइट, जीवन बीमा, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस। मजा ही आ गया सर। आप जानते हैं क्यों होता है? ताकि रिस्क जो होता है मरने का, ठीक है, और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के आप दुनिया भर के ऐड भी देखते हैं। तो क्या 48 घंटा आप बैठ के जाएंगे? क्यों? हम आपको क्या बूढ़े लगते हैं? वाह! दीदी, उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है ना? बाद में बताना। बेटी, मेरे दीदी के दांत जरा उनको दे दोगी? हाँ, अब भाई से मिलने जा रहे हैं। छोटा है ना, बहाने बनाता है। छोटी, छोटी, क्या है? तुम्हारा वो लड्डू का आइडिया बहुत ही अच्छा था। हैप्पी बर्थडे छोटू, हैप्पी बर्थडे। SBI लाइफ इंश्योरेंस, ताकि रिश्तों के बीच कभी दूरियां ना आए। है कि नहीं बात, राइट? कि भैया अगर आप ना रहे तो आपके बाद परिवार का क्या होगा?
तो भैया लाइफ इंश्योरेंस करा लो। अगर किसी की मृत्यु हो भी जाए तो क्या होगा, परिवार को सारा पैसा परिवार को मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस जिसका हो तो उसको कुछ नहीं मिलता। किसको पैसा मिलता है? लीगल हायर्स को। लीगल हायर्स को मतलब जो उसके नॉमिनी है, या कह दो उसके जाने के बाद उसके परिवार को, तो परिवार को ही पैसा मिलता है। ठीक है ना। द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर द लाइफ ऑफ द पर्सन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम। ऑब्वियसली बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो भरना पड़ता है। जी हाँ, मेरा भी लाइफ इंश्योरेंस है, आपके घर वालों का भी लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है। अब प्रीमियम अब एक साथ दे दें, राइट। जैसे मैं देता हूं तो मैं तो भैया हाफ ईयरली देता हूं, आप हाफ ईयरली दे सकते हैं, 6 महीने यानी साल में 2 बार, हर महीने दे दें, राइट। जैसा आपकी मर्जी हो उस तरीके से अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में भी कई तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। मैं बताऊंगा मैं कौन सी लेता हूँ। फिलहाल देखो, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब इंसान की जब भी मृत्यु होगी, है ना, तभी पैसा मिलेगा। और वो पैसा किसको मिलेगा? उसके घर वालों को मिलेगा, लीगल हायर्स को मिलेगा, घर वालों को मिलेगा। यानी जो चला गया वो कोई पैसे का मजा नहीं ले पाएगा, वो घर वालों के लिए हो गया। एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी देखो क्या होती है। एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में आप एक उम्र सेट कर देते हैं। उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, ऐसे आपने एक उम्र सेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल 80 साल, तो आपने बोला भैया 80 साल और डेथ। एंडोमेंट में ये होता है, ध्यान रखना, 80 साल और डेथ विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा, समझ गए, जो पहले हुआ। यानी कि एक बंदा मिस्टर एक्स, ठीक है ना, राइट। मिस्टर एक्स को आप जानते ही हैं, इमरान हाशमी, है ना। मिस्टर एक्स की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सब पहचानते हो। तो मिस्टर एक्स इमरान हाशमी ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली 80 साल और डेथ विच एवर इज अर्लियर। यानी कि अगर पता लगा डेथ हो गई 79 ईयर में, तो क्या पहले हुआ, 80 या डेथ? डेथ पहले है, तो उस डेथ पर इंश्योरेंस पॉलिसी घर वालों को दे दी जाएगी। इंश्योरेंस का जो पैसा होगा घर वालों को दे दिया जाएगा। पता लगा इमरान हाशमी की उम्र 80 साल से पार हो गई, तो क्या पहले हुआ, 80 या डेथ? डेथ हुई उनकी हुई 90 साल में, तो 80 साल पहले हो गया, विच एवर इज अर्लियर 80 ईयर। जैसे 80 ईयर पूरे हुए, जैसे वो 80 साल के हो गए, होते ही वो पैसा इमरान हाशमी को मिस्टर एक्स को दे दिया जाएगा। यानी कि 80 से पहले मरे तो घर वालों का पैसा, और 80 पार चले गए तो उनके खुद का पैसा होगा। इसे बोलते हैं एंडोमेंट। इसमें खुद को पैसा मिलने के चांस भी बन जाते हैं, राइट। सम अटेनिंग द पर्टिकुलर एज और इज डेथ विच एवर इज अर्लियर। फिर आता है जॉइंट लाइफ, बिल्कुल सिंपल। जॉइंट लाइफ में मान लो भैया 2 लोग हैं, 2 जिस्म एक जान की तरह, लैला मजनू, लैला में लैला, और एक मजनू, मजनू भाई, ठीक है। तो भैया एक लैला हो गई, एक मजनू भाई हो गई। अब दोनों ने जॉइंट पॉलिसी ले ली। क्या ली? जॉइंट पॉलिसी, ठीक है। ये वो जॉइंट नहीं है जो तुम सोच रहे हो जॉइंट, ये है जॉइंट पॉलिसी, राइट। मिलकर, जॉइंट मतलब वो नहीं, यहां जॉइंट मतलब मिलकर पॉलिसी ली। अब दोनों ने मिलकर पॉलिसी ली, तो इस पॉलिसी में पता क्या होता है, इनमें से किसी की भी डेथ हो जाए, ठीक है। भाई मैं सोच रहा हूं दोनों एक दूसरे को लुटकाने के चक्कर में रहेंगे। इनमें से किसी की भी डेथ हो गई, मान लो मजनू अल्लाह को प्यारा हो गया, बेचारा हो गया भैया, हो गया, मजनू अल्लाह को प्यारा हो गया, तो मजनू के जाते ही पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और सारा पैसा लैला को मिल जाएगा, राइट। सारा का सारा पैसा किसका होगा? लैला का होगा। वाइस वर्सा, लैला अल्लाह को प्यारी होगी तो सारा पैसा मजनू का हो जाएगा। तो देखो ये लिखा है, इट इन्वॉल्व द इंश्योरेंस ऑफ 2 और मोर लाइफ साइमल्टेनियसली। 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही पॉलिसी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। अब देखो क्या खतरनाक बात लिखी है, पढ़ना ध्यान से। पॉलिसी मनी पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन, यानी एक, मान लो मजनू गया, ठीक है ना, तो सारा पैसा सर्वाइवर, सर्वाइवर कौन हो गई? लैला। तो सारा पैसा लैला में लैला गाना गाते हुए सारा पैसा लैला का हो जाएगा। मैंने जो पॉलिसी ले रखी है, आज की बात सुनो, मैंने जो पॉलिसी ले रखी है ना, मैंने पॉलिसी ले रखी है एन्युटी पॉलिसी। सर ये आपने क्यों लिया? पता है क्यों? अब देखो भैया, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, सीधा साधा टीचर हूँ, अब मुझे कोई सरकारी जॉब तो है नहीं जो पेंशन मिलेगी, ठीक है ना, राइट। तो भैया मैंने काम किया, मैं एक ऐसी पॉलिसी लेता हूँ जो पेंशन के टाइप जैसी होती है। यानी कि जो मेरा अमाउंट होगा बिल्कुल पेंशन के तरीके से मुझे मिलेगा। जैसे जैसे मैं 60 साल का हो जाऊंगा, ठीक है ना, जैसे मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 60 साल के होते ही अरे भैया सटिया जाऊंगा मैं। सटियाने कॉन्सेप्ट पता क्या होता है? लोग बोलते हैं ना, कई बार तुमने सुना होगा, भैया ये आदमी सटिया गया।
छठिया गया मतलब है कि ये आदमी 60 का हो गया, 60 ईयर का हो गया। अरे सर क्या बात कह दी, हाँ देखा आज मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी, 60 का हो गया ये आदमी, छठिया गया। तो ये 60 का होते ही मैंने कोई काम वाम करना छोड़ दिया, तो मुझे हर महीने कह दो, मैंने ये ले रखी है कि मुझे तो हर महीने चाहिए, या हर 6 महीने में कह दो, या ईयरली मुझे मेरे इंश्योरेंस से पैसे मिलते रहा करेंगे जब तक मैं जिंदा हूं, तो उसे बोलते हैं एन्युटी पॉलिसी। तो मैंने यही करा रखा है, ठीक है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसा आपका ठीक लगे आप वैसे ही इंश्योरेंस में करवा सकते हैं। जैसी एक एज तक मैं पहुंच जाऊंगा, मैं कहां तक पहुंच गया, 60 तक, तो वो पैसा मुझे रेगुलर इनकम की तरह मिलना शुरू हो जाएगा, हर महीने मुझे पेंशन की तरह मिलना शुरू हो जाएगा। तो एन्युटी पॉलिसी लाइक इट इज जस्ट लाइक अ पेंशन प्लान। तो आम आदमी से पेंशन प्लान पॉलिसी भी बोल देता है, सर ये पेंशन प्लान पॉलिसी है, 60 के होते ही मुझे हर महीने पैसे मिलते रहा करेंगे, इसके लिए मैं अभी से ही प्रीमियम भर रहा हूं, और 60 का जब तक होगा अगले, है ना, 30 साल तक भरता भी रहूंगा। और आखिरी आता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, यानी कि बच्चों के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना, जैसे बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए, राइट। जैसे कि एक पॉलिसी आती है LIC की, उसका नाम है कन्यादान पॉलिसी। क्या नाम है, कन्यादान पॉलिसी, राइट। यानी कि जब आपकी बेटी या बेटे की शादी होगी, तो बेटी की शादी के टाइम पर ये पॉलिसी क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। और शादी का पैसा इस LIC की पॉलिसी से आप खर्चा कर सकते हैं, प्रीमियम भरते रहना जब तक बच्चे की शादी ना हो। तो सिंपल सी बात, ये हो गए टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है जी। अगली बात आती है फायर इंश्योरेंस। आग लग गई, आग है कि नहीं, बात समझ आ गया। आग लगते ही देखो क्या होगा, कांजीलाल मेहता जी की तरह दिक्कत आएगी, और आप क्या बोलोगे कि भैया ये पॉलिसी मैंने इसलिए कराई थी ताकि कभी भी मेरी फैक्ट्री में, गोडाउन में आग लगे तो जितनी भी आग से नुकसान हुआ है वो डैमेजेस कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, यही बात लिखी है। इफ नो सच, अगर जिंदगी में कभी आग लगी नहीं फैक्ट्री में कहीं भी, तो भैया आप प्रीमियम भरते रहना, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने बात समझ चुके हैं, और ये वही बातें हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं बिना किसी टेंशन के, राइट। कैसे, गुड फेथ, इंडेमनिटी, सब्जेक्ट मैटर, नियरेस्ट कॉज, प्रॉक्सिमिटी कॉज होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें प्रिंसिपल शेम टू शेम है, तो आप क्या लिख दो, प्रिंसिपल्स फीचर्स आर शेम टू शेम, बिल्कुल वैसे ही है बिना टेंशन के। मैरिन इंश्योरेंस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप टाइटैनिक से अपना सामान भेज रहे हैं और ऐसे धुन बज रही है, और आपको लग रहा है टाइटैनिक तो आगे जाके डूबेगा, तो डूबने से जो आपके गुड्स भी डूबेंगे और नुकसान होगा, उस रिस्क को बचाने के लिए आप क्या लेते हैं, मैरिन इंश्योरेंस। डूबने के रिस्क है ना, राइट, यानी कि शिप के सिंक या संक होने के रिस्क से। लॉस ऑफ ड्यू सी वॉयज, सी वॉयज, वॉयज का मतलब लिख लो खतरा, खतरा, डेंजरस, ठीक है ना, राइट। तो शिप के ओनरशिप का डूबने का खतरा है, तो अपने शिप को क्या कर सकते हैं, आप अपने सामान को इंश्योर करा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। फंडामेंटल प्रिंसिपल मैरिन इंश्योरेंस सेम है, जनरल प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर पढ़े थे, राइट। फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था वो हेल्थ, सेहत का इंश्योरेंस का ही था। अगर आपको रिस्क है कि भैया अगर हम बीमार हो गए, और ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना, हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आता है, तो भैया आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लें। जैसे आजकल एक हेल्थ इंश्योरेंस चल भी रहा है, वायरस प्रूफ हेल्थ इंश्योरेंस जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हुई, फ्लू हुआ, वायरस हुआ, तो कंपनी आपके पैसे हॉस्पिटल को भरेगी। आप हेल्थ इंश्योरेंस हर साल देते हैं, भैया मेरे तो हर साल जाता है, मैंने आपको बताया 15,000 रुपए, ठीक है ना, तो वो ट्रीटमेंट कवर होगा डिसीजेस का, राइट, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। सिंपल इंश्योरेंस थे सर, मजा ही आ गया पढ़ने के बाद। तो उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक बहुत मजेदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। जितना मजा मुझे पढ़ाने में आया उतना ही आपको पढ़ने में भी आया होगा। तो चलिए मिलेंगे नए लेक्चर में नई उम्मीदों नई कहानियों के साथ। तब तक आपको पता ही करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें,
क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी गुरु दक्षिणा सिर्फ यही है, शेयर करें और लाइक करें।